हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में समाजशास्त्र के बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का पेपर सेकंड में पुनः स्वागत करती हूँ। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुए हैं उस टॉपिक का नाम है पावर रिलेशन एंड रूरल पॉलिटी। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। यदि हम 2/3 दुनिया के विकास को समझना चाहते हैं तो हमें विकासशील राष्ट्रों के राजनीतिक एवं नेतृत्व के क्षेत्र को समझना पड़ेगा। विकास की प्रत्येक योजना का प्रारंभ राजनीतिक ढांचे में ही होता है। ये बात हमको याद रखनी है कि विकास की प्रत्येक योजना का प्रारंभ कहाँ होगा? राजनीतिक ढांचे में ही होगा। अतः इसके महत्व को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। बहुत से समाजशास्त्रियों का ध्यान शक्ति संबंध और ग्रामीण राज्य व्यवस्था की ओर गया। अब मैं इनमें से कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों को आपके सामने प्रकाशित करती हूँ। सबसे पहले देखिए, आल्टेकर और पुरी ने प्राचीन ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था का पूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया। तो एक राइटर मैंने आपको कौन बताया? आल्टेकर और पुरी। दूसरा राइटर देखिए, हेनरी मैन ने भारतीय गांवों में वयोवृद्ध लोगों की परिषद एवं मुखियाओं की उपस्थिति का उल्लेख किया। तो हेनरी मैन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय गांव में वयोवृद्ध लोगों की परिषद भी है और मुखिया भी हैं। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। ये भारतीय समाजशास्त्री हैं योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के 6 गांवों में शक्ति संरचना का अध्ययन किया। योगेंद्र सिंह भारतीय समाजशास्त्री हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के 6 गांवों का अध्ययन किया और उसमें शक्ति संरचना का महत्व पाया। ठीक है, एक और भारतीय समाजशास्त्री से आपका परिचय कराती हूँ। उनका नाम है डॉक्टर श्रीनिवास। एक और बहुत फेमस समाजशास्त्री हैं SC दुबे, यानी श्यामाचरण दुबे जी। इन्होंने भी ग्रामीण नेतृत्व के प्रतिमानों की अध्ययन पद्धति का उल्लेख किया है। यानी दोनों राइटर मैंने आपके सामने रखे हैं, डॉक्टर श्रीनिवास और डॉक्टर दुबे। इन दोनों ने ग्रामीण नेतृत्व और के प्रतिमानों की अध्ययन पद्धति का उल्लेख किया है। समझ आया? प्रतिमानों की अध्ययन पद्धति, टेक्नोलॉजी ऑफ स्टडी। डॉक्टर श्रीनिवास ग्रामीण नेतृत्व के अध्ययन में प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। एलीट कास्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। अब एक राइटर और आपको के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। उनका नाम है चंद्र प्रभात। परंपरात्मक नेतृत्व के पक्षधर समाजशास्त्री हैं ये। इन्होंने परंपरात्मक नेतृत्व का पक्ष लिया है, बताया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति संरचना एवं नेतृत्व के बारे में अध्ययन से पहले शक्ति और नेतृत्व को समझने का प्रयास करें अपन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे शक्ति क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अर्थात शक्ति की अवधारणा। शक्ति नेतृत्व में अथवा उन लोगों के समूह में होती है जो शक्ति धारण करते हैं। समझ आया?
शक्ति किस में होती है? शक्ति नेतृत्व में अथवा उन लोगों के समूह में होती है जो शक्ति धारण करते हैं। वे अपनी शक्तिशाली प्रभाव का उपयोग लोगों को दिशा प्रदान करने में करते हैं। वो अपनी शक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं? अपने प्रभाव का प्रयोग कहाँ करते हैं? यानी वे लोग अपनी शक्तिशाली प्रभाव का उपयोग लोगों को दिशा प्रदान करने में करते हैं। ग्रामीण समाज में प्रभाव का प्रतिमान संपूर्ण शक्ति संरचना और नेतृत्व के रूप में देखा जा सकता है। ये बात हो गई शक्ति की अवधारणा की। अब हम शक्ति को और भलीभांति समझने के लिए क्या करें? परिभाषाओं पर दृष्टि डालें। परिभाषाओं को देखे बिना, पढ़े बिना हम शक्ति की अवधारणा को नहीं समझ सकते। पहली परिभाषा देखते हैं हम। हार्टन और हंट की परिभाषा है। वो कहते हैं कि दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को ही शक्ति कहते हैं। दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को ही शक्ति कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा राइटर लेते हैं और दूसरा राइटर है हमारा पार्सन्स। पार्सन्स महोदय क्या कहते हैं? पार्सन्स शक्ति को समाज व्यवस्था की एक ऐसी सामान्यीकृत क्षमता मानते हैं जिसका उद्देश्य सामूहिक लक्ष्यों के हितों को पूर्ण करना होता है। मैं पुनः रिपीट करती हूँ इसको। पार्सन्स शक्ति को समाज व्यवस्था की एक ऐसी सामान्यीकृत क्षमता मानते हैं जिसका उद्देश्य सामूहिक लक्ष्यों के हितों को पूर्ण करना होता है। अब एक और समाजशास्त्री मैक्स वेबर का उल्लेख किए बिना हम शक्ति की व्याख्या को अधूरा ही मानेंगे, है ना। चलिए, मैक्स वेबर भी शक्ति की व्याख्या इसी प्रकार करते हैं। सामान्यतः हम शक्ति को व्यक्ति अथवा कई लोगों द्वारा अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपने अथवा दूसरों द्वारा प्रतिरोध करने पर भी पूर्ण करने को कहते हैं। दोबारा से समझिए इसको। मैक्स वेबर भी शक्ति की व्याख्या इसी प्रकार करते हैं जैसे पार्सन्स ने की है। ठीक है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सामान्यतः हम शक्ति को व्यक्ति अथवा कई लोगों द्वारा अपनी इच्छा को दूसरों पर क्या करते हैं? थोपने अथवा दूसरों द्वारा प्रतिरोध करने पर भी पूर्ण करने को कहते हैं। कोई प्रतिरोध कर रहा है, उसके बावजूद भी हम अपनी इच्छा को पूरा कराते हैं। हम अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपते हैं। ये क्या है? यही शक्ति की परिभाषा है। चलिए, अब मैं शक्ति के रूप आपको बताती हूँ। शक्ति के दो स्वरूप आपके समक्ष हैं। पहला सत्ता और दूसरा प्रभाव। अब इनको समझ लीजिए। सत्ता को आप कैसे समझेंगे? सत्ता जिसमें वैध शक्ति जो पद धारण करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। सत्ता क्या है? वैध शक्ति है जो पद धारण करने के फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। और ये कैसी शक्ति कही जाती है? वैधानिक शक्ति कही जाती है। इसको हम कानूनी शक्ति भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको शक्ति के स्वरूप में पहला स्वरूप समझाया। पहला क्या है? सत्ता। ये क्या था? वैध शक्ति जो पद धारण करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। और इसको हम क्या कहते हैं? वैधानिक शक्ति कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको शक्ति का पहला स्वरूप समझ आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है बच्चों? दूसरे में है प्रभाव। प्रभाव में क्या होता है? इसमें व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा लोगों के व्यवहार क्रिया को प्रभावित करने वाली शक्ति के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है? व्यक्तियों और समूहों द्वारा लोगों के व्यवहार और क्रिया इनको प्रभावित करने वाली जो शक्ति है उसके स्वरूप में हम इसको जानते हैं। और ये शक्ति का स्वरूप जो है, प्रभाव जो है, ये कैसा है? अवैधानिक है। ये वैधानिक नहीं है। ठीक है।
तो इस तरह से मैंने शक्ति के 2 स्वरूप बताए, सत्ता और प्रभाव, और ये दोनों मैंने आपको समझा दिए। अब एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो है कि शक्ति का संस्कृति से भी बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। ये बात 100% हर समाज में आपको देखने को मिलेगी। शक्ति का संस्कृति से भी घनिष्ठ संबंध होता है। अब इसको और हम बताते हैं। देखिए, जब शक्ति के प्रकार पर हम चर्चा करेंगे तब इसको भली भांति समझ जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं शक्ति के प्रकार क्या हैं। चलिए, शक्ति के प्रकार को टाइप्स ऑफ पावर कहते हैं, और ये समाजशास्त्रियों ने 4 प्रकार की शक्तियाँ बताई हैं। पहला है अभिजात शक्ति, दूसरी है संगठित शक्ति, तीसरी है असंगठित लोगों की शक्ति, और चौथी है कानून की शक्ति। तो ये 4 मैंने आपको बताए, अभिजात शक्ति, संगठित शक्ति, असंगठित लोगों की शक्ति और कानून की शक्ति। ठीक, अब इन 4 प्रकारों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। पहला देखिए, पहला क्या बताया था मैंने आपको? पहला बताया अभिजात शक्ति, जो अपनी संपत्ति, कार्यक्षमता, प्रभाव अथवा उच्च पद धारण करने वाले लोग प्राप्त करते हैं। यानी जो अपनी संपत्ति के द्वारा उसे प्राप्त करें, या कार्यक्षमता के द्वारा प्राप्त करें, या प्रभाव के द्वारा प्राप्त करें, या उच्च पद धारण करके इन्हें प्राप्त करें, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं इलीट क्लास, अभिजात वर्ग, इलीट पीपल, अभिजात लोग, जिन्होंने शक्ति पाई है। कैसे? अपनी संपत्ति के द्वारा, या अपनी कार्यक्षमता के द्वारा, या अपने प्रभाव के द्वारा, या अपने उच्च पद धारण करने के फलस्वरूप। ठीक है, इसको हमने क्या कहा है? एलीट क्लास। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका संगठित शक्ति। ये शक्ति कैसी होती है? इसे जनता से समर्थन प्राप्त होता है। ये स्वीकृति प्राप्त शक्ति होती है। जनता से, समाज से समर्थन भी मिला हुआ है, स्वीकृति भी प्राप्त है, और इसी तरह जो लोग जनता से समर्थन प्राप्त किए हुए हैं, स्वीकृति प्राप्त किए हुए हैं, तो इस तरह के जो संगठन हैं वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे छात्र यूनियन है, वकील यूनियन है, टीचर्स हैं, किसान हैं, डॉक्टर्स हैं, और भी ट्रेड यूनियन वाले लोग हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। कैसे? संगठित रूप में, और इनको जनता से समर्थन भी मिला है और स्वीकृति भी मिली है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा, असंगठित लोगों की शक्ति। इसमें क्या है? ये असंगठित लोगों में भी शक्ति होती है। देखिए, सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असंगठित लोगों में भी शक्ति होती है, यद्यपि इनका प्रयोग कभी कभी होता है। जैसे इलेक्शन हुए, वोट दिया गया, वोट के द्वारा, मतदान के द्वारा। इसमें दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सहयोग भी और असहयोग भी, लेकिन ये बहुत पावरफुल होती है। जिस दिशा में वोट जाएंगे उसी को पलट देंगे। ठीक है, उसी को पावर पकड़ा देंगे। समझ आया? तो वोट के द्वारा बहुत चमत्कारिक, बहुत पावरफुल, बहुत प्रभावी शक्ति है ये। ठीक है, अब चौथी शक्ति पर प्रकाश डालते हैं, वो है कानून की शक्ति। कानून की शक्ति वैधानिक शक्ति कही जाती है। इसका स्वरूप वैधानिक होता है। इसे समाज की अभिमति प्राप्त होती है। ठीक है, वैधानिक स्वरूप है, इसे समाज की अभिमति प्राप्त है। यह संगठित है और औपचारिक संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यह शक्ति कैसी है? कानून वाली, संगठित और औपचारिक संरचना का प्रतिनिधि है। तो इस तरह से आज मैंने आपको बताया पावर रिलेशन एंड रूरल पॉलिटी। ठीक है, अगर इसमें फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे मेरे मोबाइल पर कांटेक्ट कर लें, या मेरी मेल आईडी पर मुझे बता दें, और या फिर
मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस कर लें। ठीक है, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।